नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी के सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी बुक के हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ। हिस्ट्री सब्जेक्ट में मैं हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या यानी कि हिस्ट्री क्या है और कब यानी घटनाएं कब घटी थी, कहाँ घटी थी और कैसे घटी थी। तो इसमें आप जैसे देख रहे हो दोस्तों, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो हम इस चैप्टर में इतिहास के बारे में क्या, कब, कहाँ और कैसे जानेंगे दोस्तों। तो मैं एनसीईआरटी कि इस सीरीज में एनसीईआरटी बुक की 6 क्लास की हिस्ट्री लेकर के आया हूँ। 6 क्लास की हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 देखेंगे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो, मैं ही एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो होते हैं उस पर अच्छे से चर्चा करता हूँ। तो दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी 6 क्लास की बुक। और ये उन दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जो सी टेट या किसी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे एक रसीदा नाम की बालिका की कुछ छोटी सी कहानी दी हुई है, हम उसको पढ़ते हैं दोस्तों। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो बिल्कुल दोस्तों, 100 साल पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसका पता कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय हम आप नहीं थे। तो उसके बारे में सोचना बिल्कुल जायज़ है दोस्तों। अब आगे देखते हैं कैसे पता लगाएं कि 100 साल पहले क्या हुआ था, या जो भी पूर्व में घटी घटनाएं थी उसके बारे में कैसे पता लगाएं दोस्तों। इतिहास से हमें यह पता चलता है कि पूर्व की घटनाएं जो घटी थी क्यों घटी थी और कौन कौन सी घटनाएं घटी होती हैं, क्योंकि इतिहास का मतलब ही यही होता है दोस्तों, जो पूर्व में घटनाएं घट चुकी हैं उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो वही मुझे इतिहास कहलाता है और मुझे वही याद दिलाता है सब कुछ दोस्तों। तो कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, इन सब के माध्यम से बीते हुए दिन की बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यह जान सकते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसने उस समय की स्मृति हो, यानी उस समय के बारे में उसको कुछ जानकारी याद हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हो दोस्तों, यह जानना इंपॉर्टेंट होगा कि बहुत साल पहले क्या हुआ था। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत यानी कि बीते हुए समय में बहुत साल पहले क्या हुआ था, इसके बारे में आप क्या जान सकते हो। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे। बिल्कुल दोस्तों, ये जाना जा सकता है कि लोग क्या खाते थे। ठीक दोस्तों, कैसे कपड़े पहनते थे। बिल्कुल दोस्तों, उनके पहनावे के बारे में जान सकते थे। किस तरह के घरों में रहते थे, उनके रहन सहन के बारे में जान सकते हैं दोस्तों। हम आखेटक को दोस्तों शिकारी कहा जाता है। तो देखो आप दोस्तों, आखेटक को क्या कहा जाता है, शिकारी। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते या फिर कौन से गीत गाते थे। इन सब के बारे में हम दोस्तों इतिहास को पढ़ करके या किसी ऐसे तथ्य को देख करके जान करके या किसी से पूछ करके हम इन सब जानकारियों को एकत्र कर सकते हैं दोस्तों। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अगर हम जानकारी इकट्ठा करते हैं तो वो इतिहास कहलाता है। और इन्हीं सब की जानकारी दोस्तों हम इतिहास में पढ़ेंगे। तो लोग कहाँ रहते थे, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों लोग कहाँ रहते हैं। सबसे पहले इनका निवास स्थान कहाँ था। तो देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो नर्मदा नदी का पता लगाओ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं नर्मदा नदी के आसपास लोग रहते रहे होंगे, तभी यहाँ पे नर्मदा नदी की चर्चा की गई है। कई लाख वर्ष पहले, ठीक दोस्तों, कई लाख वर्ष पहले, यहाँ पे 2-4 साल की बात नहीं हो रही, कई लाख वर्ष पहले से लोग नदी के तट पर रहते थे। तो उनका निवास कहाँ होता था दोस्तों, नदी के तट पर। नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशक संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार किया करते थे।
तो देखो दोस्तों, जो पहले बहुत पहले जो मानव हुआ करते थे वो जंगलों में रहते थे दोस्तों। जंगलों के बारे में उनको जानकारी हुआ करती थी और वो जंगलों में दोस्तों जानवरों का शिकार करते थे और जानवरों का शिकार करके वो अपना भोजन उन्हीं से प्राप्त करते थे। इससे जानकारी मुझे ये प्राप्त होती है। और जैसे अभी आपने देखा कि नर्मदा नदी को ढूंढो तो नर्मदा नदी के आसपास जो है लोगों का निवास रहता रहा होगा, तो उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। फिर देखते हैं यहाँ पे, अब हम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो अभी हम उत्तर पश्चिम में जो दोस्तों सुलेमान और किरथर पहाड़ी है उसको भी इमेज में देखेंगे दोस्तों, बताएंगे कि कहाँ पे पड़ती है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं उगाया। तो देखो दोस्तों, कितने साल पहले, लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने दोस्तों लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई दोस्तों? गेहूं और जौ जैसे फसलें उगाई हैं। तो ये महत्वपूर्ण होता है कि किरथर और सुलेमान पहाड़ी के आसपास 8000 वर्ष पहले लोगों ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तब ये भी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, कौन कौन से जानवर हैं उसमें? भेड़ है, बकरी है, गाय है और बैल है। ये 4 जानवरों की चर्चा की गई दोस्तों। और समय की बात करें तो 8000 साल पहले। और देखें हम अगर अनाज की बात करें तो गेहूं और जौ की बात आती है। जानवर देखें तो भेड़, बकरी और गाय, बैल आते हैं दोस्तों। इनका पालन उन्होंने शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। यहाँ पे भी दोस्तों कृषि का विकास हुआ था विंध्य पहाड़ी के आसपास, गारो खासी जयंती के आसपास, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले चावल की खेती की गई होगी गारो खासी जयंती के आसपास। ठीक दोस्तों, तो चलो हम आपको इमेज में दिखाते हैं दोस्तों कुछ स्थानों को। तो सबसे पहले आप देखो दोस्तों, अभी आपने पढ़ा था कि आप नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो ये नदी जो देख रहे हो दोस्तों नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है और इस तरीके से नर्मदा नदी बहती हुई जा रही दोस्तों और अरब सागर में गिर रही थी। ये नर्मदा नदी है दोस्तों जहाँ पे मानव के रहने के साक्ष्य मिले हैं। और सुलेमान पहाड़ी और ये किरथर है दोस्तों। तो सुलेमान और किरथर के बीच में ही दोस्तों कृषि किया गया था, जहाँ पे सबसे पहले इंसानों द्वारा यानी मानव द्वारा गेहूं और जौ की खेती की गई थी दोस्तों। ये वही स्थान है जो आज वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। बहुत साल पहले जब ये भारत पाकिस्तान एक हुआ करता था तब ये था, और आज ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्सा है। सुलेमान और किरथर पहाड़ी है दोस्तों पाकिस्तान में, जहाँ पे सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई थी दोस्तों। तो आपने ऊपर इसको पढ़ा है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो आओ इसको भी दिखाते हैं दोस्तों। ये आप देख रहे हो दोस्तों, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी यहाँ से निकलते हुए अरब सागर में गिरती है और इनकी ये सहायक नदी झेलम नदी, उसके बाद चिनाव नदी, रावी नदी, सतलज नदी दोस्तों, और सतलज में ये ब्यास नदी आ रही थी। ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। और यहाँ पे देखो दोस्तों, ये गंगा नदी है, गंगा नदी, और उसकी सहायक नदी यमुना नदी, यहाँ पे चंबल नदी। तो इस तरीके से दोस्तों आप नदियों को भी देख सकते हो। यहाँ पे महानदी है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, और यहाँ पे कावेरी नदी दोस्तों, सबसे नीचे कावेरी नदी। तो आओ अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि इतिहास एनसीईआरटी बुक के इतिहास सब्जेक्ट में मुझे क्या क्या जानकारी मिलती है। सहायक नदियाँ, तो दोस्तों यहाँ पे जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी एवं उनकी सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ठीक दोस्तों, जो बड़ी नदी में आकर के नदियाँ मिलती हैं उन्हें सहायक नदी कहा जाता है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक दोस्तों, तो कितने साल पहले? 2700 वर्ष पूर्व। तो सॉरी दोस्तों, 4747। ठीक दोस्तों, 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ नगर फूले फले, यानी कुछ नगर का विकास यहीं पे हुआ 2700 साल पहले। वो नदी थी दोस्तों सिंधु नदी। सिंधु नदी के आसपास 4700 साल पहले कुछ नगरों का विकास हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ।
लगभग 2500 वर्ष पहले। तो देखो दोस्तों, सिंधु नदी के आसपास 4700 साल पहले नगरों का विकास हो रहा है और गंगा नदी के आसपास 2500 साल पहले नगरों का विकास हो रहा है। तो ये देखो दोस्तों, दोनों में कितना अंतर पाया जा रहा है दोस्तों। आगे देखते हैं, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में, ठीक दोस्तों, अभी आपने देखा गंगा नदी इस तरीके से बह रही थी और इसके दक्षिण यानी निचले हिस्से में दोस्तों, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास एक क्षेत्र प्राचीन काल में मगध जो वर्तमान में बिहार में आता है दोस्तों, ये मगध आज वर्तमान समय में बिहार में आ गया है। बिहार पहले मगध कहा जाता था और वर्तमान में इसे बिहार कहा जाता है। बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो देखो दोस्तों, जिस तरीके से बहुत साल पहले मगध हुआ करता था जो आज का वर्तमान का बिहार है, इसी तरीके से क्षेत्र में अन्य क्षेत्र हुआ करते थे जो राजाओं द्वारा बनाए गए नगर या शहर हुआ करते थे, जो बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा किया करते थे। तो उपमहाद्वीप दोस्तों, जो उपमहाद्वीप है जिसमें आज 5 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो उपमहाद्वीप के में आने जाने के लिए एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा किया करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंची पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा करने के लिए असंभव नहीं थे। ये लोग यात्रा करते ही थे दोस्तों। इतनी कठिनाई के बावजूद भी यात्रा इनके लिए रुकती नहीं थी। यात्राएं, ये यात्रा कर ही लेते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो आप देख रहे हो दोस्तों, किस तरीके से किस किस उद्देश्य के साथ लोग उस समय यात्रा किया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक तथ्यों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे से विचार को जानने का अवसर भी मिलता था, क्योंकि जब हर व्यक्ति एक दूसरे नए व्यक्ति से मिलता था तो उसके बारे में कुछ नया जानना चाहता था। और यात्रा के माध्यम से लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक नगर से दूसरे नगर जाया करते थे और हर व्यक्ति को जो यात्रा करता था उसे नया नया नगर मिलता था, नए नए लोग मिलते थे। तो हर कोई एक दूसरे के बारे में जानना चाहता था और उनके रहन सहन कल्चर के बारे में जानना चाहता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो पर्वत पहाड़ियां और समुद्र हैं वो उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं। ये सीमाएं आज भी हैं और ये भी आज भी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं। जैसे उत्तर में आपने देखा, उत्तर में हिमालय पर्वत है और दोस्तों दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, वहाँ पे दोस्तों समुद्री सीमा का निर्माण होता है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोग के इस आवागमन ने हमारी संस्कृत परंपराओं को दोस्तों समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहें। तो देखो दोस्तों, पहले भी लोग एक दूसरे को देख करके उनके क्रियाकलाप, उनकी संस्कृति, उनके रहन सहन को अपनाते थे और आज भी ये हो रहा है दोस्तों कि एक दूसरे के क्रियाकलाप को लोग देख करके कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। देश के नाम, आओ देखते हैं दोस्तों इसमें कि देश के नाम कैसे पढ़ें।
अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। तो देखो दोस्तों, इंडिया शब्द कहाँ से निकल के आ रहा है? इंडस। ठीक दोस्तों, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ और मिल गया आपको। पहले इंडिया का शब्द इंडस से निकला था, अब जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो यहाँ से समझते हैं दोस्तों एक बार फिर से, कितने साल पहले? 2500 साल पहले। ये 2500 साल पहले की बात हो रही है। और कहाँ की बात हो रही है दोस्तों? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में दोस्तों जो ईरानी लोग थे और यूनानी लोग थे। ठीक दोस्तों, यहाँ से उत्तर पश्चिम की बात हो रही है। और ईरानियों ने और यूनानियों ने जो भारत की तरफ आए थे, उनको सिंधु नदी पार करनी थी। तो सिंधु नदी के पास आए वो लोग, तो उन्होंने क्या कहा? हिंदोस। उन्होंने हिंदोस अथवा इंदोस कहा। ठीक दोस्तों, उन्होंने हिंदोस अच्छा इंदोस कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा दोस्तों इन्होंने। तो ये ईरानी और यूनानियों के द्वारा कहा गया। जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते हैं, उन्हें इंडिया का नाम दे दिया दोस्तों। अब हम आपको एक बार मैप पे लेके चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं कि ये ईरानी और यूनानी किस तरफ से आए होंगे और सिंधु नदी के पूर्व की स्थिति को कैसे इन्होंने हिंदोस या इंदोस कह दिया, जिससे आज हमारे भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान पड़ा है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखो दोस्तों, ये हमारी सिंधु नदी है। सिंधु नदी, और जो ईरानी और यूनानी आए थे वो कुछ इस क्षेत्र से आए होंगे। इधर से आते समय दोस्तों यहाँ पर आके रुके। अब ये सिंधु नदी पड़ गई। अब सिंधु नदी का जो ये क्षेत्र पड़ता है, ये पूर्वी क्षेत्र पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने जो ये नदी पड़ रही दोस्तों, सिंधु नदी है, सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र को हिंदोस कह दिया और इसलिए इसे इसका नाम इंडिया पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे एक सवाल बनता है कि इंडिया नाम किसके द्वारा रखा गया? तो इंडिया नाम दोस्तों ईरानियों द्वारा रखा गया। और ये ईरानी लोग कितने साल पहले आए थे दोस्तों? तो 2500 साल पहले। 2500 साल पहले ये लोग आए थे और इन्होंने ईरानियों और यूनानियों के द्वारा इंडिया नाम रखा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ये भी देखो दोस्तों, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। तो देखो दोस्तों, भारत का नाम जो है वो ऋग्वेद से निकल कर के आया है, जो 3500 साल पुरानी है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा दोस्तों। तो अगर यहाँ पे हम बात करें इंडिया का, तो इंडिया यूनानियों द्वारा नाम रखा गया था। और भारत नाम जो आया, भारत दोस्तों ऋग्वेद से निकला हुआ नाम है। तो हमें अब तक का 2 नाम प्राप्त होता है, भारत और इंडिया। आगे पढ़ते हैं दोस्तों अतीत के बारे में। उसके पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। तो पांडुलिपि किसे कहते हैं दोस्तों? हम पांडुलिपि आपको दिखाते हैं। ये देखो, कुछ इस तरीके से पांडुलिपि होता था, जो पेड़ की छालों पर या पत्तों पर लिखा जाता था। अगर पेड़ की छालों पर या पत्तों पर लिखा होता था तो उसे पांडुलिपि कहा जाता था दोस्तों। जैसे कि आप देखो यहाँ पे, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। तो देखो दोस्तों, बहुत साल पहले, 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था तथा भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, जो यहाँ पे नीचे दिख रही है दोस्तों। आगे देखते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने, मतलब पुराने चीज़ों के बारे में कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों
को ढूंढना और पढ़ना। तो देखो दोस्तों, पुस्तकों से हम ढूंढ सकते हैं जो बहुत पहले लिखी होगी या लिखी गई लिखी चीज़ें होगी, उसको पढ़ करके हम ढूंढ सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। तो ये भी महत्वपूर्ण दोस्तों, ये हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता है। तो हाथ से लिखी जाने के कारण क्या कहते हैं, इसे पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्तों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिलती है। तो देखो दोस्तों, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि जो पांडुलिपि है तो के भूर्ज पेड़ के छाल पर लिखी जाती थी, और इस तरीके से जो हाथ से लिखी होती थी दोस्तों, उसे पांडुलिपि कहा जाता था। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। बिल्कुल दोस्तों, जब बहुत पुरानी हो गई तो धीरे धीरे उसमें कीड़े लग गए होंगे और कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है। मतलब जो उनका संग्रह है दोस्तों, जहाँ पे रखी जाती हैं, वहाँ पे आज भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक दोस्तों, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। तो देखो दोस्तों, इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत। इनमें से कई सारी ऐसी पांडुलिपि मिली जो संस्कृत में लिखी हुई मिलती हैं, जबकि अन्य प्रकृति और तमिल में हैं। तो ये भी देखो दोस्तों, उस समय प्राकृत और तमिल और संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे। तो ये भी महत्वपूर्ण दोस्तों, प्रकृत भाषा कौन यूज करता था, आम लोग किया करते थे प्रकृत जैसी भाषाओं को। आगे देखते हैं दोस्तों, हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर स्तरों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। तो जो पत्थरों पर लिखे जाते थे दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अभिलेख पत्थरों पर लिखे जाते थे या पत्थरों को काटकर जो लिखाई होती थी, उस तरीके के लेख को अभिलेख कहा जाता था। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, यानी कि जो राजाओं द्वारा आदेश किया जाता था वो सब तक मैसेज पहुंच सके, इसलिए पत्थरों पर लिखवा दिए जाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उसका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कृष्ट करवाएं। तो उन्होंने इसलिए भी लिखवाते थे दोस्तों, ताकि उनको उन्होंने जो काम किया है उसका भी वर्णन हो सके, लोग उसके बारे में भी पढ़ सकें। उदाहरण के लिए, प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। तो इस तरीके से भी दोस्तों लिखा जाता था। यहाँ पे एक आप अभिलेख देख सकते हो। इस अभिलेख में कुछ इस तरीके से दोस्तों अभिलेख हुआ करता था जो राजाओं द्वारा लिखवाया जाता था। तो यहाँ पे पढ़ते हैं एक अभिलेख के बारे में। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो देखो दोस्तों, बहुत पुराना है, लगभग 2250 ठीक दोस्तों, 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख है जो अफगानिस्तान के कंधार शहर से प्राप्त होता है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। तो अशोक ने करवाया था दोस्तों। तो इससे ये भी पता चलता है कि अशोक उस समय के सर्वश्रेष्ठ राजा हुआ करते होंगे, तभी ये अशोक जैसे राजा के द्वारा बनवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तब अब इस बुक में हम या इस क्लास में जो NCERT बुक 6 की चैप्टर नंबर 1 में देख रहे हैं, हम आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। पुरातत्वविद किसे कहते हैं?
दोस्तों यहाँ से फिर इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करता है दोस्तों, उसे पुरातत्वविद कहते हैं या आर्कोलॉजिस्ट कह सकते हो आप। पुरातत्वविद पुरातत्वविद पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों आदि सब चीज़ों को इकट्ठा करके उसके बारे में कुछ न कुछ खोजते रहते हैं दोस्तों। तो जो पुराने चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं या पुराने आप कुछ भी जो भी पुराना चीज़ होगा, जैसे आप इसमें देख रहे हो कि ईंट है, पत्थर है, इमारत है, पेड़ है, उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं दोस्तों, उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये कुछ यहाँ पे आप इमेज देख रहे हो, इमेज में कुछ चित्र बने हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को वो खोज किया करते थे और इन सब चीज़ों के बारे में जो खोजा करते थे, जिनके द्वारा खोज की जाती थी, वो सब पुरातत्वविद कहलाते हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। बाएं में आप देखो एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। तो ये है दोस्तों पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था, यानी 4700 साल पहले हुआ करता था दोस्तों। तो 4700 साल पहले अभी आपको कुछ और मिला था दोस्तों। 4700 साल पहले आपने देखा होगा कि जो सिंधु नदी के आसपास के लोग रहते थे, जो नगर का निर्माण हुआ था, वो भी लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हम आपको ले चलेंगे पीछे, वहाँ पे हम दिखाएंगे दोस्तों कि क्या ये 4700 साल पहले सिंधु नदी के आसपास जो नगर का निर्माण हुआ था। यहाँ पे देखो दोस्तों, 4700 साल पहले सिंधु नदी के आसपास जो 4700 साल पहले नगर का निर्माण हुआ था। और ठीक आप यहाँ पे भी देखो कि 4700 साल पहले ये पात्र मिल रहा है दोस्तों। इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, एक गेस किया जा सकता है कि 4700 साल पहले जो सिंधु नदी के आसपास नगर का निर्माण हुआ था और ये पात्र मिलता है, तो कहीं न कहीं ये पात्र उसी क्षेत्र के आसपास मिला होगा। बाएं आप देखो एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्के का प्रयोग 2500 साल पूर्व हुआ था। तो 2500 साल पूर्व फिर से आप दोस्तों लिंक करो, गंगा क्षेत्र के आसपास का जो निर्माण हुआ था, नगर का निर्माण हुआ था, वो 2500 साल पहले हुआ था। ठीक दोस्तों, अब आगे देखते हैं इस बुक में क्या क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सिक्के की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। ये दोस्तों पुरातत्व के बारे में कहा जा रहा है कि पुरातत्व जो है सिक्के की प्राप्ति के लिए छानबीन करते थे और वहाँ पे खुदाई किया करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु से बनी हो सकती थी जो उन्हें मिलती थी, और कुछ इस प्रकार से हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाली हुआ करती थी। तो इसको खुदाई करके ये लोग प्राप्त करते थे पुरातत्वविद दोस्तों। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते थे। तो देखो दोस्तों क्या क्या चीज़ ये लोग ढूंढ लेते हैं। पुरातत्वविद जो हैं जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे, क्योंकि जो राख हो जाती थी उसका प्रयोग नहीं होता था और वो बचे रहते थे, तो उनके भी अवशेष मिलते थे दोस्तों। आगे देखते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। तो जो उस समय प्राप्त होता था दोस्तों, पुरातत्वविद जो प्राप्त करते थे या पुरातत्वविदों द्वारा जो प्राप्त किया जाता था, उसके लिए स्रोत शब्द प्रयोग होता था। एक बार इसको फिर से पढ़ता हूँ। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द, यानी उनसे जिस जिस जगह से जो भी चीज़ मिलती थी उन सब के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते थे। वो चीज़ स्रोत होता था दोस्तों। जैसे वो कुछ पांडुलिपि से कुछ जानकारी उन्हें मिल जाती थी, कुछ जानकारी उन्हें अभिलेख से मिल जाती थी, कुछ जानकारी पुरातत्व से ज्ञात होती थी। तो उन सब को मिला करके दोस्तों जो उनको मिलने के जो स्रोत हुआ करते थे, ये सब कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त करने के स्रोत हुआ करते थे। तो उसके लिए स्रोत शब्द का प्रयोग हुआ करता था, या पुरातत्वविद इसके लिए स्रोत शब्द का इस्तेमाल किया करते थे।
और आज भी इसका इस्तेमाल स्रोत शब्द के रूप में ही किया जाता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। जो बीत चुका है दोस्तों, उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे इतिहासकार कहते हैं। और बीते हुए समय को अध्ययन करना या बीते हुए समय को अतीत कहा जाता है। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इस स्रोत की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, पुरातत्वविद जो होते हैं वो हर एक चीज़ के बारे में धीरे धीरे और गहराई से जानकारी प्राप्त करते हैं। अतीत या एक अनेक, क्या तुमने एक पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत का ध्यान दिया है? यहाँ अतीत, ठीक दोस्तों, अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ठीक दोस्तों, अतीत शब्द जो है इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न हुआ करता था। देखो दोस्तों, उस समय जो सबका जीवन था अलग अलग हुआ करता था। ये दोस्तों आपको हर एक काल में, प्रत्येक काल में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि राजाओं के जीवन में, किसानों के जीवन में, अब व्यापारियों के जीवन में, शिल्पकारों के जीवन में, रहन सहन में, काम में और उनके संस्कृति में कुछ न कुछ आपको अंतर देखने को मिल जाता है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान हैं। बिल्कुल दोस्तों, आज भी आपको देखने को अलग अलग तरीके के कल्चर देखने को मिल ही जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि आज हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जो आज कुछ जानकारियाँ मिलती हैं मुझे उनके द्वारा लड़ी गई जानकारियाँ, जैसा कि आप देखो ऊपर पांडुलिपि है और जो पत्थरों पे लिखा गया है, इन सभी जानकारियों से कुछ न कुछ जानकारी मुझे मिल जाती है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, क्योंकि आप देख रहे हो दोस्तों, इसमें जो आम आदमी है उसके बारे में पुरातत्वविद द्वारा जितनी जानकारी खोजी गई है उतनी ही जानकारी मुझे मिलती है। लेकिन जो पहले राजा लोग हुआ करते थे, राजा महाराजा, वो अपनी चीज़, वो जो उपलब्धि थी उसको जो है पत्थरों पे लिखवाते थे या किसी न किसी माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे, तो वो जानकारी आसानी से मिल जाती थी। लेकिन आम जनता जो थी उनकी जानकारी या उनके बारे में उनका रहन सहन नहीं मिल पाता था। तिथियों का मतलब पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की गई है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, वर्ष की गणना जो की गई है ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि की तारीख से की जा रही है। अतः वर्ष 2000 कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष के बाद से है, यानी कि जब उनका जन्म हुआ था उसके बाद कितने वर्ष हुए दोस्तों, इसकी चर्चा की गई है। अभी हम इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे और मैं आपको समझाने का भी प्रयास करूंगा। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो होती हैं ईसा पूर्व यानी ईसवी के पूर्व, ठीक दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व यानी जन्म के पहले की बात के पूर्व की गई है। इस पुस्तक में हम 2000 को
अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो आओ तो दोस्तों अभी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं जो तिथियां हैं, तिथियों के बारे में किस तरीके से किया गया। दोस्तों अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। दोस्तों जो अंग्रेजी में बीसी है उसे हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है। इसका तात्पर्य होता है, बीसी का तात्पर्य होता है दोस्तों बिफोर क्राइस्ट, यानी पहले। अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच दें दोस्तों, जैसे इस तरीके से अगर हम एक लाइन खींच दें, आप देखो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, ये लाइन, इसके लाइन के जो जितने भी बिंदु आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये इस लाइन के पूर्व की लाइन कही जा सकती है। तो इस बिंदु के, इस लाइन के पूर्व की जितनी है, तो अगर आप मान लें कि इस समय ये बिंदु जो है यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो इसके समय के ईसा मसीह के जन्म के समय के पहले जितने भी ईयर रहे होंगे दोस्तों, जो भी सन रहा होगा, उसको ईसा पूर्व या बीसी कहेंगे दोस्तों। इसी को बिफोर क्राइस्ट कहा जा रहा है और इसी को ईसा पूर्व कहते हैं। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईसवी, तो देखो दोस्तों एडी यानी ईसवी। अब ईसा मसीह के जन्म के पहले की अगर हम बात करें, तो अभी ईसा मसीह इधर से अगर आप चलोगे तो ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था। यहाँ से आते आते सन बीतते बीतते यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो ये पूर्व हो गया। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो सन आए दोस्तों, वहाँ से ईसवी लगना स्टार्ट होता है, तो उसे एडी यानी ईसवी लिखा जाता है। या एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है दोस्तों, यानी कि यहाँ से ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से यहाँ से गिना जाता है ये। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। तो देखो दोस्तों, इस कैलेंडर का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे कितने साल पहले दोस्तों? 200 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो 200 वर्ष पहले इस तरीके का कैलेंडर प्रारंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, प्रेजेंट वर्तमान से पहले है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी देखा जो ईसा मसीह के जन्म के पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद की स्थिति। अब यहाँ पे दोस्तों अन्यत्र के बारे में देखते हैं। अन्यत्र में क्या है, क्या जानकारी है? जैसा कि हमने पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग हुआ है, अलग अलग लिपियों का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। बिल्कुल दोस्तों, समय के साथ साथ उनके भाषा में और लिपियों में बदलाव होता रहा है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार के अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। तो कहाँ से मिलती है दोस्तों? उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है, जहाँ लगभग 5000 वर्ष पूर्व एक राजा रानी रहा करते थे। तो देखो दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका के मिस्र शहर से मिलती है और 5000 वर्ष पुरानी कहानी है। जहाँ पे आप इस इमेज को देखो दोस्तों, इस इमेज को मैं और ऊपर करके आपको दिखाता हूँ। इसमें दो इमेज हैं, दोनों इमेज को देखो दोस्तों। यहाँ पे एक शेर बना है, आपको कुछ चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी, जैसे शेर, यहाँ पे भी शेर, तो शेर के लिए देखो दोस्तों यहाँ पे एल है, यहाँ पर भी एल है। और इस तरीके से ये देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पे पक्षी नहीं है, यहाँ पर आपको पक्षी दिख रहा है। और यहाँ पे ये दिख रहा है दोस्तों एक कटार जैसे, और यहाँ पे भी कटार दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से कुछ लिपि का प्रयोग होता रहा होगा उस समय दोस्तों। अब इसमें आगे पढ़ते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। तो देखो दोस्तों, मिस्र में एक स्थान है जिसका चर्चा यहाँ पे की गई है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसे उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकार में है।
कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता है दोस्तों। तो जो वहाँ पे फ्रेम में राजा रानी का नाम लिखा हुआ है, अंकित है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों के समानार्थी ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि आपने ऊपर की इमेज में देखा हो, आप देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जब उस अभिलेख को समझ जाएंगे कि उस अभिलेख में क्या है, क्या महत्वपूर्ण है, तो उसको आराम से समझा जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं उपयोगी शब्द, जो अभी हम इस चैप्टर में जिन जिन महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में पढ़ा, वो महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पे दिए हैं दोस्तों। जैसे यात्रा, कि लोग यहाँ पे किस उद्देश्य के साथ यात्रा किया करते थे और एक देश से दूसरे देश जाया करते थे, जो यात्रा के बारे में हमने पढ़ी। और इस चैप्टर में मैंने पांडुलिपि के बारे में पढ़ी दोस्तों। पांडुलिपि भी जो थी, जो पेड़ की छालों और पत्तों पर लिखी जाती थी। अभिलेख के बारे में पढ़ा दोस्तों, पुरातत्व के बारे में पढ़ा, इतिहासकार किसे कहा जाता है, इतिहासकार के बारे में पढ़ा, स्रोत शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, स्रोत के बारे में पढ़ा, अज्ञात लिपि के बारे में पढ़ा हमने, और अर्थ निकालना, इन सब के बारे में पढ़ा दोस्तों। अब महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तिथि में दोस्तों कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? किरथर और सुलेमान पहाड़ी के आसपास हुआ था, जहाँ गेहूं और जौ का उत्पादन हुआ था। सिंधु सभ्यता का प्रारंभ दोस्तों 4700 साल पहले हुआ था, जो सिंधु घाटी के आसपास नगर बसे थे। और गंगा घाटी के नगर जो मगध के पास हुआ था दोस्तों, वो जो है 2500 साल पहले हुआ था दोस्तों। और वर्तमान जो दोस्तों अभी जो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से आपने देखा, जो 2000 से प्रारंभ होता है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ा थी। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थीं। तो हमने दोस्तों इस तरीके से NCERT 6 क्लास की हिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 समाप्त किया दोस्तों। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ा मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको बताया, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चर्चा किया। और अब हम अगले चैप्टर में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।